हे folks and once again welcome to WS CubeTech, myself भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड रोड मैप बताने वाला हूं बैकएंड वेब डेवलपर के लिए। पिछले जो दो हमारे रोड मैप्स थे, जैसे कि रिएक्ट डेवलपर रोड मैप एंड फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट की कि हमें एक बैकएंड डेवलपर रोड मैप की भी नीड है। तो इस वीडियो में हम उस रोड मैप को कवर करने वाले हैं और शुरू से शुरू करते हुए हम लोग समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस बैकएंड डेवलपमेंट में कवर करनी चाहिए सो दैट कि आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर पाएं। तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे, तो हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स की। प्री रिक्विजिट्स में सबसे पहले फ्रंट एंड के कुछ फंडामेंटल्स आपको सीख लेने चाहिए। फ्रंट एंड के फंडामेंटल्स का मेरा जो मतलब है यहाँ पर वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीइंग अ बैकएंड डेवलपर मुझे फ्रंट एंड की क्या जरूरत है, बट क्योंकि आपको फंडामेंटल्स आते हैं फ्रंट एंड के, तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाते हो कि जो आप बैकएंड पे कर रहे हो वो फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो इसीलिए फ्रंट एंड के फंडामेंटल्स आपको पहले अच्छे से समझ लेने हैं। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख सकते हो तो दैट वुड बी वेरी गुड, जिसमें आप C++ को यूज कर सकते हो ताकि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीख पाओ। ऑल्दो आपने क्योंकि फ्रंट एंड फंडामेंटल्स सीखे हैं तो हो सकता है आपने उसमें जावास्क्रिप्ट में ही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कवर कर लिए हो, इसलिए मैंने यहाँ एस्ट्रिक मार्क किया है। तो ये आप ऑप्शनली छोड़ सकते हो, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर सकते हो, जिससे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एरे, ऑब्जेक्ट्स, जो ये लॉजिकल पार्ट है वो कवर हो जाता है। अब जब आपके प्री रिक्विजिट्स खत्म हो गए तो आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करते हो डेटाबेस को। अब डेटाबेस क्यों कवर करना है हम लोगों को पहले, क्योंकि जब आपको डेटाबेस का फ्लो समझ में आ जाता है, मतलब आपको ये पता चल जाता है कि डेटा आता कैसे है, डेटा हम रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डेटा स्टोर कैसे होता है, रिट्रीव कैसे होता है, डेटा पे हम जॉइंस कैसे लगाते हैं, या लेट्स से डेटा पे हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपके लिए बैकएंड को डेवलप करना थोड़ा सा ईजी काम हो जाता है। तो डेटाबेस में दो तरीके के डेटाबेस हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो टेबल के अंदर डेटा स्टोर करता है, मतलब ऐसा डेटाबेस जिसमें आपका डेटा पूरी तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होने वाला है। तो इस केस में आप MySQL को प्रेफर कर सकते हो, PostgreSQL को प्रेफर कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, इन तीनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, यानी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। बट दूसरा जो डेटाबेस है जो कि आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, इस तरीके के डेटाबेस में टेबल में डेटा स्टोर नहीं होता, इस तरीके के डेटाबेस में कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर में डेटा को स्टोर करवा सकते हो। और इस तरीके के डेटाबेस को, यानी नॉन रिलेशनल डेटाबेस को पढ़ने के लिए आइदर आप MongoDB को यूज कर सकते हो या काउच डेटाबेस को यूज कर सकते हो। काउचडीबी भी जिसका नाम है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया तो इसको हम काउचडीबी बोलेंगे। तो आप MongoDB को प्रेफर कर सकते हो। मोस्टली नॉन रिलेशनल डेटाबेस में MongoDB को ही प्रेफर किया जाता है। तो आप आगे जाते हुए किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या किस तरीके के सर्वर साइड लैंग्वेज को चूज करने वाले हो, उसके बेस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप कौन से डेटाबेस को चूज करो। तो आप रिलेशनल या नॉन रिलेशनल दोनों में से किसी एक डेटाबेस को चूज करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हो। एंड जब आपने डेटाबेस कवर कर लिया होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेटाबेस के मास्टर बन जाओ, डेटाबेस ही पूरी तरीके से सीख लो, बट एटलीस्ट इतना आपको पता हो कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चार जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो रूट लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से डेटा को मैनेज किया जा रहा है। इतना समझने के बाद आप अपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क दोनों चीजें इसलिए मेंशन की है बिकॉज अगर आपने फ्रंट एंड को स्किप कर दिया तो आपको यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स Node.js एंड एक्सप्रेस। अगर आपने स्किप किया हुआ है फ्रंट एंड को तो आपने जावास्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ी होगी। तो इस केस में आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ोगे और फिर Node.js को पढ़ते हुए Express.js पे जाओगे। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मैंने तो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आप इस पार्ट को स्किप करके Node.js पे सीधा जा सकते हो। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट कितना डेप्थ में पढ़ा है आपने, मतलब कितना डेप्थ पढ़ा हुआ है। अगर जावास्क्रिप्ट को आपने बहुत ऊपर लेवल पे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो फिर आप सीधा Node.js पे नहीं जा सकते। तो आपको जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, बिहेवियर कैसे काम करता है, असिंक अवेट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच एपीआई कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट में जो इनबिल्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें पढ़ने के बाद आप Node.js पर आ जाते हो। एंड Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है। Node.js तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब Node.js इज जस्ट एन एनवायरनमेंट
जिसके ऊपर आप एक्सप्रेस को यूज करते हुए एपीआईज बनाने वाले हो या अपना सर्वर साइड का कोड करने वाले हो। तो सर्वर साइड का कोड यानी बैकएंड का कोड क्या होता है? ऐसा पार्ट जो हमें दिखता नहीं है, मतलब वो पार्ट जो लॉजिकली कंट्रोल हो रहा है। मतलब लेट्स से मैंने अपने फोन नंबर डाले और मुझे ओटीपी आना है, वो ओटीपी कहां से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कंट्रोल होता है आपके बैकएंड पे। तो Node.js बस वहां पर एक तरीके का इन्वायरमेंट है और उसके ऊपर आप किसको यूज कर रहे हो? Express.js को यूज कर रहे हो। अब इसके बाद में अगर आप नोड, जावास्क्रिप्ट और एक्सप्रेस को चूज करते हो तो ये चीजें आपके लिए रिलेटेबल नहीं है। बट अगर आप बोलते हो कि मुझे जावास्क्रिप्ट में नहीं जाना, तो आप जावा में भी जा सकते हो। फिर जावा को आपको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होता है और जावा को तो आपको फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ना होता है, मतलब आपको कोर जावा नहीं, आपको एडवांस जावा भी पढ़ना होता है। और फिर आप स्ट्रिंग बूट नाम के इस फ्रेमवर्क को पढ़ सकते हो, जिससे आप जावा की हेल्प से बैकएंड बना सकते हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें जावा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड एज इन कि इफ यू आर टेक पर्सन, मतलब आपने बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक कर रखा है, तो आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो। उसमें भी मैं अगर सीएस बैकग्राउंड वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो और आपका माइंड भी उतना ग्रोन है कि आप प्रोग्रामिंग में चीजों को समझ पाओगे, तो आप जावा एंड मतलब कोर जावा, एडवांस जावा एंड फिर स्प्रिंग बूट पे जा सकते हो। बट अगर आप बोलते हो कि मैं तो बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड से और मुझे अपना बैकएंड में करियर बनाना है, तो जावा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपके लिए टफ भी हो सकता है। ये भी एक तरीके से वेरिएबल है, मतलब हो सकता है आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो बट मैथ्स में बहुत स्ट्रांग थे आप, आपका दिमाग कैलकुलेशंस बहुत अच्छे कर लेता है, तो लॉजिकली आप चीजों को फास्ट समझ पाते हो, तो आप जावा में भी जा सकते हो। एंड इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, जो कि पीएचपी एंड लारावेल, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। अब जावा को हम अगर कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाती है। इफ नॉट जावा तो आप कहाँ जा सकते हो? गोलैंग की तरफ जा सकते हो। गोलैंग कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज है, मतलब गोलैंग में आपके लिए मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो जावास्क्रिप्ट जितना सीखने में इजी है उतना ही गोलैंग इक्वली इजी है। अगर गोलैंग आप सीखते हो तो गोलैंग का जो फ्रेमवर्क है गिन, उसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर सर्वर साइड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये तो है लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस से आप डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप सर्वर साइड पे तभी कर सकते हो जब आप उनके किसी फ्रेमवर्क पे जाते हो। जैसे पाइथन की बात करें तो जेंगो को यूज कर सकते हो, पीएचपी की बात करें तो लारावेल को यूज कर सकते हो। तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज को आप पहले चूज करते हो, उस पे आप थोड़ी सी मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक आप जाते हो एंड देन यू गो टू द फ्रेमवर्क और द लाइब्रेरी विच एवर यू वांट। ये जब आपका कवर हो जाता है तो आपने सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर कर लिया और सर्वर साइड की फ्रेमवर्क को आपने कवर कर लिया। अब जब ये काम हो गया उसके बाद में आप यहां आते हो और बात करते हो एपीआईज की। अब इनमें से क्या चूज करना है एक बार वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो गाइज काफी बार काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि वेदर आई शुड गो फॉर Node.js और क्या मुझे जावा की तरफ जाना चाहिए, गोलैंग की तरफ जाना चाहिए, पीएचपी की तरफ जाना चाहिए। तो पर्सनली मैंने पीएचपी, लारावेल और Node.js एक्सप्रेस पे काम किया हुआ है, मैंने इन लैंग्वेजेस पे काम नहीं किया। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप जावा की जॉब लेने जाओगे तब आप किस डोमेन में फिट बैठते हो, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइप की जॉब मिल सकती है एज अ बिगिनर। और अगर आपको पता है कि मुझे बहुत ऐसे हाई लेवल की कंपनीज नहीं मिलेगी, मुझे छोटी कंपनीज मिलेगी, स्टार्टअप्स में मैं जाऊंगा जहां पर शुरुआत में छोटे छोटे लेवल पे वेब एप्लीकेशंस बन रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज कभी भी जावा को प्रेफर नहीं कर सकती, क्योंकि जावा में एप्लीकेशन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कंपनीज 110% आइदर दे विल गो फॉर Node.js और दे विल गो फॉर PHP, Laravel। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है एंड इसी से आप अपना डिसीजन बनाते हो कि मुझे किस तरफ जाना है। ओके, अब इसमें कई लोग ये भी बोलेंगे कि सर .NET भी आ सकता है, तो बैकएंड को डेवलप करने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट आप एक चूज करो, उस पर स्टिक रहो, प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड दैट्स इट। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं तो हम बात करते हैं एपीआई की। अब इस मॉड्यूल को मैंने एपीआई नाम दिया, बट इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरर कोड्स की। तो 2x के एरर कोड्स क्या होते हैं, 4x के एरर कोड्स क्या होते हैं, 3x के एरर कोड्स क्या होते हैं, 5x के एरर कोड्स, कौन सा एरर कोड कब रिटर्न करना है, कब किस एरर कोड को आपको बताना है, किस एरर कोड से क्या आउटपुट आएगा या क्या रिजल्ट आएगा, वो आपको एरर कोड्स में समझ लेना है। साथ ही साथ रिक्वेस्ट मेथड की हेल्प से आपको ये समझ लेना है कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये कैसे काम करते हैं।
कब गेट यूज करना है, कब पोस्ट यूज करना है, कब पैच यूज करना है, कब पुट यूज करना है, कब डिलीट यूज करना है, और इनमें से ये जो सारे मेथड्स हैं उनके ऊपर एपीआई कैसे बनती है। यानी अल्टीमेटली तो आपको करना क्या है, एपीआई ही बनानी है। मतलब बैकएंड डेवलपर का एक सिंपल सा काम है कि वो एपीआईज बनाकर दे रहा है और उन एपीआईज पे लोग काम कर रहे हैं। अनलेस कि आप पाइथन और पीएचपी को यूज कर रहे हो तो आप मोस्टली टाइम पे एपीआईज बनाओगे, क्योंकि आपका जो कोड है वो इंजेक्ट तो हो नहीं पाएगा टेम्पलेट के अंदर, या लेट्स से टेम्पलेट में आज के टाइम में कोई नोड की हेल्प से या एक्सप्रेस की हेल्प से इंजेक्ट करता भी नहीं है, वहां भी एपीआईज ही बन रही होती है। तो आपको बनानी तो एपीआईज है, बट ये रिक्वेस्ट मेथड से आपको ये समझना है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है किस एपीआई के लिए। फिर आप एपीआई को और अच्छे से समझने के लिए रेस्ट एपीआईज कैसे काम करती है वो समझेंगे, और ग्राफक्यूएल, इन दोनों को आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं, या दोनों में से किसी एक को भी रख के आप एक बार के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। एपीआई जब आप बना रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि एपीआई की नेमिंग कैसे होनी चाहिए, एपीआई के राउट्स कैसे बनने चाहिए, स्लैश यूआरएल्स कैसे होने चाहिए, उनमें कब सिंगुलर यूज होगा, कब प्लूरल यूज होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी होती है, और साथ साथ में अपने खुद से एपीआई बनाते हुए चलनी होती है। मतलब ये जो जिस तरीके से मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ उतना कोई आप सीख नहीं सकते, आपको एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 4 दिन में ये सीख लूँ, 2 दिन में ये सीख लूँ, 3 दिन में ये सीख लूँ और 10 दिन में तो खत्म कर दूं। मतलब मैं जाऊं कहीं पर से कहीं से कोर्स बाय करूं, वहां पर 20 घंटे का एक कोर्स है जो पूरा मर्न स्टैक सिखा देगा और उसमें मेरा काम हो जाएगा। तो 20 घंटे में आप पूरा मर्न स्टैक नहीं सीख सकोगे, आपको अच्छा खासा टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम जो अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में जब बैकएंड सिखाते हैं तो हम एटलीस्ट 45 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब 45 आवर्स तो हम पढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा हम स्टूडेंट्स को टास्क और देते हैं जो अराउंड 100 आवर्स की उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है सिर्फ बैकएंड पे। तो इस तरीके से जब आप सीखोगे तब आपको एक्चुअली आइडिया लगेगा कि कैसे काम करना है। अब जब एपीआई वाला पार्ट हमने कवर कर लिया होगा तब हमें नेक्स्ट चलना होगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे। तो ऑथराइजेशन क्या होता है, स्टेटफुल ऑथराइजेशन क्या होता है, जेसन वेब टोकन कैसे काम करता है, ऑथराइजेशन की जरूरत क्या है, कैसे एपीआई को ऑथराइज करना है, किसी को अगर एक्सक्लूड करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ सीख जाते हो। उसके बाद में कुछ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको जान लेनी होती है। मतलब कि जब आप बैकएंड बना रहे हो तो उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिक्योर कैसे आप करोगे वो आप इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो वो इजीली आप कॉम्प्रोमाइज कर ले अगर कोई, तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको कुछ बेसिक सीख लेने होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, उसके लिए डेडिकेटेड बंदा है। बट आपको बेसिक्स पता होते हैं तो आप वो गलतियां नहीं करते हो जो बहुत फ्रीक्वेंट होती है। और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा सोने पे सुहागा वाला पार्ट, इसमें वो चीजें हैं जो आपने सीख ली तो प्लस कर देगी आपके लिए। जैसे डिप्लॉयमेंट ऑन सर्वर, कि सर्वर पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको डिप्लॉय कैसे करना है, सर्वर को मैनेज कैसे करना है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उन रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है, एडब्ल्यूएस पे कैसे हम क्लस्टर्स बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये सब डिप्लॉयमेंट का पार्ट है जो कि जनरली डेवऑप्स वाले बंदे अलग से डेडिकेटेड होते हैं उनके लिए। बट अगर आप छोटी कंपनी में भी जा रहे हो या मिड साइज कंपनी में भी जा रहे हो, वहां कोई डेवऑप्स वाला बंदा नहीं मिलेगा अगर आपको, तो ये सब काम आप ही को करने होंगे। और इसके साथ साथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी गिट को भी आपको सीख लेना होता है, सो दैट कि आप अपने कोड को बेटर लेवल पे मैनेज कर पाओ। ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप अराउंड आपका 45 टू 50 डेज का एक रोड मैप है, जहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप रोज 2 से 3 घंटे का अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन सबको नहीं पढ़ रहे हो, इनमें से किसी एक को पढ़ रहे हो, इन दोनों में से भी किसी एक को पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से कवर करते हुए आप कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाते हो, एपीआई सर्वर्स बनाते हो, और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि बैकएंड कैसे काम करता है। सो आई होप गाइज ये रोड मैप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और रोड मैप्स अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, और ये रोड मैप उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो बहुत टाइम से कंफ्यूज था कि कैसे मैं बैकएंड डेवलपर बन सकता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।